हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, जो बच्चे आए थे वो थोड़ा सा याद दिलाएं जरा, अगर किसी को याद हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, है ही नहीं यहाँ पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी। सर बुक रीडिंग न्यूटन्स एटॉमिक थ्योरी। हाँ, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सही है। एटम्स के बारे में मैंने आपको बताकर ये वाली टेबल मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई थी, अगर आपको याद हो, है ना। ठीक, तो ये वाली टेबल मैंने आपको दिखाई थी, और इसमें मैंने आपको बताया था कि एटम बहुत छोटा होता है, उसका मास बहुत कम होता है, ठीक है ना, करेक्ट। अब देखिए, अगर आपको याद हो बच्चों, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली टेबल तो शायद मैंने आपको दिखाई थी ना, या नहीं दिखाई थी, एक मिनट भाई, क्या चल रहा था, रुक जाओ। पे थे। ये वाली टेबल दिखाई थी, हाँ, जिसमें लैटिन हाँ नेम, ठीक, ये सब हमारा हो गया था। अब थोड़ा ध्यान दें जरा, यस देखिए, सर। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक, ये बड़ा अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बात समझिए बच्चों। देखिए, आज तक हम लोगों ने जो भी स्टार्टिंग से पढ़ा है, हम लोग बार बार देख रहे थे क्लास में, हम बार बार आपसे मैं बोल रहा था कि यू लिखो, यू लिखो, यू का मतलब यूनिफाइड मास लिखो, अगर आपको याद हो। ये हाँ देखो, जी। क्लोरीन का एटम का मास 35 यू, यू का मतलब मैं तुमसे बोलता था कि यूनिफाइड मास लिखो, है ना, यू का सर मतलब यूनिफाइड मास लिखो, ठीक। अब सुनो ध्यान से, देखो, हाँ बताइए, कुछ कह रहे हो सर क्या, हम यू नहीं, को यूनिट्स भी बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, वो ऐसा ही बस बोल दिया जाता है आम भाषा में, लोग जल्दी बोल देते हैं, बोलना बोल हाँ, दो, कुछ नहीं, लेकिन इसका मतलब यूनिफाइड मास होता है, यूनिफाइड ठीक। मास। और सुनो ध्यान से, एक बात और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ध्यान से सुनिए, देखिए, देखिए बच्चों, ए एम यू, है ना, ए एम यू जो होता था ना, वो होता था एटॉमिक मास यूनिट, क्या होता था, ए एम यू का फुल फॉर्म क्या होता था, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक, अगर आपको नोट करना, आपकी बुक में दिया, आप जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो पहले ए एम यू लिखा जाता था, बहुत पुराना, बहुत पुराने टाइम की बात है, ठीक है, ठीक, ओके, एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, अमन पूछ रहे हैं कि लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग, मैंने आप आते ही आपको बताया, रिकॉर्डिंग नहीं आई है लास्ट क्लास की, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, ठीक, तो एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगा, सारा सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएगा। आज तो मैंने अपने पास बैकअप भी लेके रखा हुआ है सिस्टम में, ताकि मैं कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे डाल के आपको लिंक दे दूं, देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ हो गई है, मैंने आपको बताया, मैंने ग्रुप पे भी सेंड किया, मिलेगा एक दो दिन में, ठीक। और इत्तेफाक से पता है बहुत दिक्कत हो गई, आज मैंने फ़ोन किया, ठीक, कंपनी में, तो मेरा कल मोबाइल मिस हो गया था, मैंने अभी बताया भी बच्चों को। अब मोबाइल मिस हो गया, उस पे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो जब मोबाइल ओपन होगा, ओपन होने का मतलब है मोबाइल तो चल गया, ओटीपी रिसीव होगा रात में 9 बजे के बाद, तो कल कंपनी में बात होगी, फिर उन्हें प्रॉब्लम बताएंगे कि मेरी लॉगिन आईडी में रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही हैं, तो फिर वो सॉल्यूशन देखेंगे, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, कोई क्लास ठीक से नहीं चल पा रही है, प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक, पर आ जाएंगी, सारी रिकॉर्डिंग आ जाएंगी, जब आ जाएंगी तो आप एक बार सिस्टमैटिक ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। आज की भी कोई नहीं आई, जितनी क्लासेस चली सुबह से कोई नहीं आई, सब रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है आपके सामने, हो जाएगा एक दो दिन में। चलो अब देखो जरा, एएमयू का मतलब बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, तो पहले एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता था, अब क्या लिखा जाता है, अब यू लिखा जाता है, बस, अब यू लिखा जाता है, बस, बस यही है, ठीक। तो पहले एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाता था, अब यू लिखा जाता है, यू का मतलब यूनिफाइड मास, बस यही है, बस ऐसे ही चेंज कर दिया, और क्या, अब यू लिखते हैं, यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। अब सुनो जरा ध्यान से, यूनिफाइड मास का क्या मतलब होता है, ये आपको सीखना है, क्या सीखना है, यूनिफाइड मास का मतलब आपको सीखना है। अब सुनो ध्यान से, देखो, इसके लिए क्या किया इन्होंने, पता है, मैंने आपको बातों बातों में बताया था, ठीक, मैंने आपको बातों बातों में बताया था एक बात, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको कार्बन के 2 आइसोटोप्स बताए थे, बातों बातों में, अगर हाँ आपको जी, याद हो। 6 और 4। नहीं, 6 और, सॉरी, 12 और 14, ठीक, ये अच्छा। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक बात हम्म। मैं और बता दे रहा हूँ, घर से पढ़ के आना होता है, मतलब
जो क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगी या सब कॉपी में प्रॉपर नोट होना चाहिए, उसको 1 बार 2 बार 3 बार कि क्या बताया गया है, बुक पढ़ के आइए, पीडीएफ आपके पास है, ठीक। अच्छा अब देखो जरा, ये दोनों आइसोटोप्स हैं, आपको पता है कार्बन के, है ना। यस सर। और आइसोटोप्स में मैंने आपको बताया था कि जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है। तो किया क्या इन लोगों ने, इन लोगों का मतलब है साइंटिस्ट लोगों ने, भाई मेरी बात को ध्यान सुनना, इन लोगों ने चालाकी करी। क्या चालाकी करी, इन्होंने कहा कार्बन, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, इसका नाम पता है, वो लोग कहते हैं कार्बन 12 है, ऐसे करके बोलते हैं वो लोग, और इसका नाम वो लोग बोलते हैं कार्बन 14 है, ऐसे डैश लगा के, मतलब उसके मास नंबर से उसको बुलाते हैं ये लोग, समझो जरा। यस ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग ऐसे बोलते हैं, कहते हैं कार्बन 12, कार्बन 14, ऐसे नाम लेके बुलाते हैं वो लोग। तो इसका मतलब समझ गए होगे आप, कार्बन 12 में मास नंबर 12, कार्बन 14 में मास नंबर कितना है, 14 है, ठीक। 14। ओके अब सुनो, तो इसमें क्या किया इन लोगों ने, जरा चालाकी कर ली इन लोगों ने, पता है चालाकी क्या करी, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, इसको पकड़ लिया इन लोगों ने, कार्बन 12 को, ठीक। किसको पकड़ा, कार्बन 12 को, ठीक। इन लोगों ने कार्बन 12 के एटम को पकड़ के चालाकी करी। क्या चालाकी करी, ध्यान से सुनना। एक बार बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, बोलो। इलेक्ट्रॉन सर इसमें अब 6। अरे 6। 6 इसमें प्रोटॉन कितने, 6 6 6 और इसमें न्यूट्रॉन कितने, 6 6 हाँ 6 12 माइनस 6 से निकालोगे 6 आएगा। अब क्या इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास लगभग कितना माना गया है, 0 इलेक्ट्रॉन 0। 1। याद है इलेक्ट्रॉन का मास लगभग कितना होता है, 0, तो इसकी वजह से कोई मास नहीं लेंगे। फिर उन लोगों ने यस सर। चालाकी कर ली, बस उन लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का, भाई इस कार्बन 12 के एटम में 3 ही चीजें तो होंगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई मास होगा नहीं, तो उसको उन लोगों ने छोड़ दिया और फिर चालाकी कर ली। देखो कितनी बढ़िया चालाकी, इन्होंने क्या करा, कहा कि अच्छा 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। क्या बोला इन लोगों ने, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो बोला यस बस, सर। बोला बस कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इन लोगों ने चालाकी कर ली। देखो क्या चालाकी करी इन लोगों ने, जरा बात को समझना भाई। ये कार्बन 12 का एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो बस 6 + 6 कितना होता है, 12 12। हाँ 6 + 6 कितना होता है बताइए, 12 होता है, 12। ठीक। तो इन लोगों ने क्या चालाकी करी, इन लोगों ने कहा एक काम करो, कार्बन के 1 एटम का मास 12U मान लो। अजीब सी बात है, सुना ध्यान से, कार्बन के 1 एटम का मास क्या मान लो, 12U U मान लो। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बातों बातों में आपको बताया हुआ है, क्या, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बातों बातों में बताया हुआ है कि 1 प्रोटॉन का मास अगर किसी को याद हो तो 1U माना गया था, ठीक, और 1 न्यूट्रॉन के मास को ही 1U माना गया। तो इन लोगों ने कार्बन 12 के एटम को सिलेक्ट करा, ठीक, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन 12 के एटम का मास कितना हो जाएगा इस हिसाब से, 12U 12U तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल्स टू 12U, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। बहुत सही बात बैठ रही है अगर आप रिलेट कर सकते हो तो। अब सुनो क्या किया इन्होंने, अब देखो बड़ी अजीब सी बात है। अब इन्होंने 1U को डिफाइन किया, अब जा रहे हैं ये लोग किसको डिफाइन करने। अजीब सी बात है, तुम बोलोगे कि पहले ही सर 1U बोल दिया गया, प्रोटॉन का मास 1U ये वो, हाँ अरे वो तो समझाने का तरीका है, बात समझो, वो समझाने का तरीका है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, मिला के 12 हो गए, तो कार्बन एटम का मास इन्होंने 12U पहले मान लिया, बात समझो। और अगर ये कार्बन एटम का, अब मैं एक चीज दिखाता हूं, जरा डायग्राम देखना, ये कार्बन एटम है ना, और इसके अगर तुमने कितने पार्ट कर लिए, 12। सोचो ऐसा, 12। सोचो ऐसा, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, आप भी सोचो। ये 2 पार्ट हो गए, 4 हो गए, समझ जाना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो बात की बात है।
1 2 3 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे। इसके 12 इक्वल पार्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक और कर लो 12। ठीक, तो अब तुम समझदार हो। इन सबका मिला के मास कितना? 12U 12U एक पार्ट का मास कितना होगा? 1U। 1U 1U। समझे? तो सुनो अब कैसे बोला उन लोगों ने, क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा कि 1U क्या होता है। डिफाइन 1U, डिफाइन 1U तुमसे पूछेगा। अब ध्यान सुनो, जो दिख रहा है वो बोल दो और फिर किताब से याद कर लो। क्या दिख रहा है? कार्बन 12 का एक एटम ले लो, ले लिया? यस सर। कार्बन 12 का एक एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट ले लो। क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर? देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना भैया, जो दिख रहा है वो बोल दो। और इसमें क्या करना है? देखो जो दिख रहा है वो बोल दो। देखो कार्बन, भाई 1U क्या है, बहुत आसानी से लिखता हूं मैं। देखो कैसे, कार्बन 12 का एटम का मास यानी कि मास ऑफ कौन सा कार्बन सिलेक्ट किया गया? 12 वाला। आइसोटोप होते हैं ना, तो उसमें से कार्बन 12 वाला सिलेक्ट किया गया। मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ध्यान से सुनना, ये जितना भी होता हो उसका कितना पार्ट ले लो? 1/12 पार्ट। इसका मतलब कि इस एटम के कितने पार्ट करो? 12, और 12 में से एक पार्ट लेके उसका जो मास होता है वही मास 1U कहलाता है। तो व्हाट इज 1U? 1U इज द 1/12 mass of C12 atom। 1/12 mass of the one C12 carbon atom। 12 atom of the one carbon 12 atom। अब बताओ, इसको तुम रटते हो 10 घंटे, भैया क्या रटने की जरूरत है? इसको बताओ, इसको क्यों रटना है भाई? इसको तुम क्यों रटोगे? जो लिखा है, जो डायग्राम बना है उसको आप बता दीजिए। 1U is defined as the 1/12 part of the mass of the one carbon 12 atom। आया? हाँ ठीक, जी सर। करेक्ट, ये चीज है। ओके, तो कार्बन 12 के एक एटम का जितना मास होता है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बन 12 का एक एटम का जितना भी मास होता है उसका 1/12 पार्ट ले लो। 1/12 पार्ट लेने का क्या मतलब है कि उसके अगर टोटल 12 पार्ट किए जाएं तो उसमें से 1 पार्ट का जो मास होता है, 12 में से 1 पार्ट का मास जो होता है वही क्या कहलाता है? 1U। तो 1U क्या होता है? कार्बन 12 के एटम के मास का 1/12 पार्ट। सुना ध्यान से, 1U क्या होता है? कार्बन 12, तो उसका नाम है भाई। कार्बन 12 के एक एटम, ये कार्बन 12 का एक एटम है, इसके टोटल मास का 1/12 पार्ट कर दो बस। इसके टोटल मास का 1/12 पार्ट कर दो, 1/12। तो जो आंसर आएगा वो 1U होता है बस। अब यही चीज बुक में लिखी हुई और यही आपको याद करना है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब वही AMU का, AMU बोलो चाहे U बोलो, बात सेम है। 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड is defined as exactly 1/12 the mass of an atom of carbon 12। और बताइए कोई डाउट है? नो सर। यहां अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन भी दिखा सकते हो। देखो जो जो लिखा वही बता रहा है। 1U is defined as exactly equal to का मतलब क्या? is defined as exactly 1/12 into का मतलब क्या होता है? ऑफ into का मतलब ऑफ होता है, ऑफ एन atom of carbon 12, mass of 1/12 part of the 1/12 the mass of an atom of carbon 12। देख लो, पढ़ लो आराम से, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं क्या बताओगे। पढ़ लो आराम से। पढ़ लिया? अब सुनो क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। कोई A नाम का एटम है, होगा कोई, तुम्हें क्या करना, इसका एटॉमिक मास 2U दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2U। 2U। तो कोई ये अगर बोले कि भाई इस बात से तुम क्या समझते हो, तो इस बात से हम ये समझते हैं कि 2 into क्या लिखा हुआ है? 1U। और 1U तुम्हें पता है क्या होता है? यानी कि अब 1/12 पूरी कहानी, हाँ अब पूरी कहानी सुनो ध्यान से। आप बोलोगे देखो सर, ये वाला जो एटम है ना सर, ये 2 times हैवी है। किससे 2 times हैवी है?
तो आपने बोला सर ये 2 टाइम्स हैवी 1 U से, मैंने कहा समझ में नहीं आया। तो आप बोलोगे देखो सर Yes, ये जो sir. एटम है ना ए, ये 2 टाइम्स हैवी है, किससे? कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से ये 2 टाइम्स हैवी है। सुना हाँ जी क्या बोला मैंने? भाई ये चीज क्या है? Yes, sir. ये कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट है ये। तो अगर किसी का मास 2U लिखा हुआ है किसी एटम का, तो उसका मीनिंग क्या है कि आप उसको कंपेयर कर रहे हो किससे? कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कंपेयर कर रहे हो। 1/12 पार्ट है। देखो समझे? कोई डाउट? अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई बी नाम का एटम है, बी नाम का एटम है कोई, ठीक? तो जो बी नाम का एटम है, मान लो इसका मास है 5U। किसी ने पूछा समझाओ, तो बोलोगे देखो भाई ये जो बी नाम का जो एटम है, मैंने कहा तो आपने बोला देखो ये जो बी नाम का एटम है ना, ये कार्बन 12 एटम के, मैंने कहा ये कार्बन 12 एटम कौन सा एटम है? तो बोलोगे देखो कार्बन के 2 तरीके के एटम होते हैं, और भी होते हैं, जो मेन है वो 2 तरीके के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 14। तो तुम बोलोगे कार्बन 12 वाला एटम ले लो, मैंने कहा अच्छा। फिर तुम बोलोगे उसका 1/12 पार्ट कर लो, मतलब उसके कार्बन 12 के एटम का, कार्बन 12 का एटम है उसके मास का 1/12 पार्ट ले लो, जितना आएगा उसका 5 टाइम्स कर दो। Yes, sir. 5 इंटू 1U, और 1U का मतलब क्या है? कार्बन 12 के 1 एटम के मास का 1/12 पार्ट, उसका 5 टाइम्स हैवी है। कौन? बी नाम का एटम। एक बच्चा पूछ रहा है कार्बन को ही हमने क्यों चूज किया स्टैंडर्ड? तो भाई अभी तो बताया, कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलेंगे। कार्बन 12 के न्यूक्लियस में क्या मिलेंगे? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलेंगे, सही है। और मुझे लग रहा है आपको पूरी बात समझ में नहीं आई, तो जरा डिटेल में सुनो, बताता हूं मैं आपको। आपको लग रहा है पूरी बात नहीं समझ में आई, तो डिटेल में जरा सुनिए, बताता हूं मैं। एक मिनट जरा मैं एक डेटा देख लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ, कार्बन 12 को हमने इसलिए चूज किया स्टैंडर्ड में क्योंकि भाई ये देखा गया कि प्रोटॉन का मास लगभग न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है, लगभग। अजीब सी बात है भाई, सुन लो ध्यान से। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है। अब यार उसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास को 12U मान लो ना। टोटल मास को कार्बन 12 का जो एटम है उसका टोटल मास को 12U नहीं माना जा सकता? बताओ, U कोई यूनिट है, बना दी अपने मन से, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या दिक्कत हो रही? उसमें 12 नंबर आ रहा है, और 12 का 1/12 पार्ट करोगे तो तुम्हें 1U मिल जाएगा। अच्छा, इसके पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था, फिर बाद में मॉडिफाई कर दिया गया। एक बच्चा कह रहा है कि बिकॉज कार्बन इज वेरी स्टेबल एलिमेंट विद 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। अच्छा, कार्बन इज वेरी स्टेबल, ये किसने बोल दिया आपसे? कार्बन इज वेरी स्टेबल, ये किसने बोल दिया आपसे? कार्बन तो बेटा रिएक्शन करता है ना, कार्बन रिएक्शन करता है। और सुनो, एक बच्चा जो अभी भी तुम लोग परेशान हो, मुझे पता है कि ऐसा क्यों है ना भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। इससे पहले तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते थे वो लोग, बाद में कार्बन हो गया, कभी कुछ और हो जाएगा, तो वो साइंटिस्ट लोगों की मर्जी ना, उसका कोई क्यों का जवाब नहीं होता है। जितना क्यों का जवाब था वो मैंने आपको दे दिया, जो नया आ जाएगा तो आप नया पढ़ोगे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, समझे? ठीक है, क्योंकि ये क्यों बहुत आता है हर एक साल बच्चे, ये बेवजह का क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्यों, क्या इसमें क्या रिसर्च करने लगोगे क्या? भाई साइंटिस्ट लोगों ने बताया है, हमने लिया है, क्या दिक्कत है? पहले हाइड्रोजन से पढ़ाया जाता था तब तो कोई नहीं पूछता था क्यों, ठीक है। तब उसका क्यों का रीजन था कि हाइड्रोजन क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट है, मतलब सबसे हल्का एटम वही होता है, तो उसको 1U मान के उससे कंपेयर कर देते थे सबको। अब आप ये देखो, अब मान लो किसी ने ऐसा दे दिया मैग्नीशियम का, मान लो किसी ने ऐसा दे दिया मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24U है, ठीक। ओके, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? 24U है। तो इस बात से आप क्या समझते हो? समझ गए होगे अब तो। यानी कि मैग्नीशियम का एक एटम ना कार्बन 12 के 1 एटम के मास के 1/12 पार्ट से 24 टाइम्स हैवी है। सोच सकते हो उस बात को? यही बात यहां लिखी हुई पड़ी है। Yes, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। मतलब कार्बन 12 के एटम को क्या मान लो? उसका मास कितना मान लो? 12 यूनिट्स कार्बन 12 के एटम को, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं,
और उसके 1/12 पार्ट से कंपेयर कर दो, तो जो आंसर आएगा वो एटॉमिक मास होगा किसी एलिमेंट का। अब इसको आप वो सब पढ़ते रहना, असली बात यहां है, यहां पे देख लो। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास अगर 24 है तो इसका मीनिंग है आप किससे कंपेयर कर रहे हो इसको? कार्बन 12 के एक एटम के, एक एटम के मास के 1/12 पार्ट के 24 साथ। times. हाँ, एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से आप इसको कंपेयर कर Yes. रहे हो। उसके कंपैरिजन में कितना गुना हैवी है? 24 टाइम्स हैवी। ये चीज 24 टाइम्स। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें ऐसे करके लिख दी हैं इन्होंने बच्चों, और इस पे एग्जाम में सवाल आ जाता है। सवाल कैसा आता है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये लो। और कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? कार्बन 12 एटम का मास एग्जैक्टली 12 यू होता है। 12 U. यू का मतलब आप यूनिट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग का दिमाग खुल ही नहीं रहा है, सुनो ध्यान से। यूनिट इंसान लोग बनाते हैं, भगवान थोड़ी ना फोन करेंगे तुमको कि भैया अच्छा यूनिट ये वाली रख लेना, हम तुमको फोन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, कार्बन 12 का जो एटम है, क्या परसों वो चेंज हो जाएगा? हल्का हो जाएगा क्या परसों? कल परसों हल्का हो जाएगा No, और फिर sir. भारी हो जाएगा 2 दिन के बाद? ऐसा होगा क्या? No, sir. नहीं। ठीक, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्होंने भाई स्टैंडर्ड ले लिया ना कि भाई देखो ये चीज स्टैंडर्ड है, ये कभी नहीं चेंज होती, आज भी नहीं, 10,000 साल के बाद भी नहीं। तो उन्होंने किताबों में लिख दिया कि कार्बन 12 का एक एटम और उस एटम का जितना भी मास होता होगा, कितना होता है किसी को नहीं पता, जितना भी होता होगा, अभी कुछ बातें पता चलेंगी आगे चल के, वो बात की बात, अभी कुछ नहीं पता। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास जितना भी होता है, लोगों ने पूछा कितना होता है, क्या हमें नहीं पता। तो बोल रहे क्यों ले रहे हो? तो उसने बोला देखो स्टैंडर्ड है, कभी चेंज नहीं होगा। लेने को तैयार तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ और ले लो, तुम हीलियम से कंपेयर कर लो, हाइड्रोजन से कंपेयर कर लो, नाइट्रोजन से कंपेयर कर लो, ऑक्सीजन से कंपेयर कर लो। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने जो बता के गए हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें क्या? अच्छा, एक बच्चे ने और बोला जो है कि बिकॉज कार्बन इज वेरी स्टेबल एलिमेंट विद 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, है ना? तो इनकी थोड़ी थोड़ी बात भी सही है, शायद इन्होंने अपने स्कूल में कहीं से सुना हो किसी टीचर से, तो वो बच्चा बता रहा होगा अपने हिसाब से, वो सही बता रहा है। उसके न्यूक्लियस में क्या पता डिस्टर्बेंस ना होती हो, वो सब न्यूक्लियर रिएक्शन में आप कभी चल के 12th क्लास में पढ़ोगे, इसलिए इनके टीचर ने बता दिया होगा कि उसका बहुत स्टेबल है, वो बताना चाह रहे होंगे कि उसका न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है, ऐसा कुछ, यानी कि उसके न्यूक्लियस में डिस्टरबेंस नहीं होगी, ऐसा इनके टीचर शायद बता रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो इसलिए बच्चा ऐसा कह रहा होगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिविटी, मतलब वो क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करने लगते हैं ना, उनका न्यूक्लियस ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से आपकी बात सही है कि उसका न्यूक्लियस स्टेबल होता होगा, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन तो करेगा ही करेगा, वो केमिकली रिएक्टिव एलिमेंट ही है कार्बन। ठीक है, बहरहाल अब सुनो, तो जैसा बताया गया वैसा हमने आपको, हाँ, तो सवाल क्या आता है एग्जाम में? सवाल ये आएगा भाई, आयरन का कुछ आपको दे देगा एटॉमिक मास और बोलेगा एक्सप्लेन करो इसका क्या मतलब है, बस यही आएगा, और क्या आएगा? कुछ भी दे देगा इसमें से। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 30U 31U, इस बात से आप क्या समझते हो? कि सर हाँ बस, हाँ C12 के एटम के मास के 1/12 पार्ट से 31 टाइम ज्यादा हैवी है। बस खत्म, यही है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आ जाए अब आप समझा लोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर लोगों ने बाद में पूछा कि भाई ये बताओ कि देखो 1U बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, पता है ये अच्छा इसलिए लगता है, ये एब्सोल्यूट मास को बताता है। खुद सोचो, देखो फिर से वही बात, 1U कितना होता है तो नहीं पता, तो छोड़ो तुम, कुछ तो होता होगा। तो 1U मतलब ये जो, चलो तुम्हें बता ही देते हैं, सुनो, यही बात हो गई ना। बाद में उन लोगों ने पूछा, मतलब लोग पूछते भी हैं साइंटिस्ट लोगों से, ऐसी बात नहीं है ना, कुछ चीज अगर खोजी जाती है, कोई डेफिनेशन बताते हैं, कोई डिस्कवर होता है, तो भैया साइंटिस्ट लोगों से क्वेश्चंस भी होते हैं। तो लोगों ने पूछा भी उनसे, उनसे बोला अच्छा ये बताओ कि 1U में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को ग्राम के बारे में तो थोड़ा बहुत पता ही था, थोड़ा बहुत क्या पूरा पूरा पता था। सब लोग को पता है फिजिक्स में कि मास को आप किस में मेजर करते हो, किसी बॉडी के मास को किलोग्राम में, तो इतना तो सबको पता है ना? जैसे कि बाजार से आप सब्जी लेके आते हो तो 5 किलोग्राम का अंदाजा आपको होगा, 1 किलोग्राम सब्जी का अंदाजा आपको है। तो कॉमन जो आदमी होता है उसको किलोग्राम का अंदाजा है, तो उसको ग्राम का भी अंदाजा है ना? जो कॉमन मैन होता है उसको ग्राम का अंदाजा है। तो जैसे कि आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो बच्चा अंदाजा लगा लेगा, कॉमन मैन एक,
कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो लोगों ने यही पूछा, उन्होंने कहा ऐसे मत बताओ, 1 U हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें ना ग्राम में बताओ। तो उन्होंने स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से ग्राम में निकाला, एक है ना भाई, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने ग्राम में निकाला, बाद में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया और आप याद कर लीजिए, जिसको याद करना हो भाई याद कर लो, नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, याद कर लोगे तो अच्छी बात है, शायद कहीं एनसीईआरटी में आपको मिल जाए। सुनो भाई, जब लोगों ने पूछा कि 1U हमें समझाओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो साइंटिस्ट लोगों ने बताया और आप याद कर लीजिए, 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है 1U में। अब आपको फील आ गया होगा। अच्छा, इसको राउंड ऑफ वाउंड ऑफ कर लेना भाई, वो बात की बात है, किसी किसी बुक में ऐसे भी मिल सकता है 1.6। अब देखो यहां से 6 को हटाओगे, 5 से बड़ा है तो आगे 1 ऐड कर दोगे, 1.7 इंटू 10, अरे हो गया 1.66 बोलो, 1.6605 बोलो, 1.67 बोलो, है ना, एक मिनट, हाँ 1.6 सॉरी 1.7 बोलो साहब, सही में, क्योंकि इसकी पावर देखिए कितनी छोटी भाई, 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत छोटा नंबर है कि बहुत बड़ा है, बताओ, बहुत छोटा नंबर है कि बहुत बड़ा है, बहुत बहुत छोटा। छोटा। कैसे कैसे 1.7 और 10⁻⁻24 नीचे जाएगा तो नीचे, अब समझदार हो आप तो क्या ही आपको बताएं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 24 जीरो आएंगे, उससे इसको डिवाइड लगाओगे तो ये डेसिमल इधर आएगा 0.000000000, शायद इन्होंने कहीं लिखा भी हो, नहीं लिखा है, ठीक है, इतना छोटा ग्राम। तो यार 1 ग्राम ही इतना छोटा होता है। अगर तुम्हें 1 ग्राम चावल दे दें, 1 ग्राम चावल में कितना चावल आएगा पता नहीं, 2-4 दाने आ जाएंगे क्या, 1-2 दाने, सोचो। तो 0.00000000000 इतना कम मास होता है 1U। अंदाजा आपको मिला कि नहीं मिला इसका, बताइए बताइए। ठीक, अब मुझे जरा बताओ कि एक कॉमन मैन हो चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, ठीक, आप मुझे बताओ कि एटम्स के जो मास होंगे वो ग्राम में बोलने में उन्हें अच्छे लगेंगे या एब्सोल्यूट मास यानी कि यू बोलकर उन्हें अच्छा लगेगा। यू 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 हाँ, मतलब आसान भाषा में लोग बात करते हैं ना। 1U उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि 1U में इतने ग्राम होते हैं, लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने बता दिया कि 1U में 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। अब फिर वो लोग यू में आपस में बात करने लगे और यू को ही हम एब्सोल्यूट मास बोलते हैं। कहाँ गया, एक मिनट, एब्सोल्यूट नहीं, आई एम वेरी सॉरी, एब्सोल्यूट का मतलब तो हो जाएगा ग्राम में, एब्सोल्यूट मतलब असली वाला, है ना। और ये यूनिफाइड मास में वो लोग बात करने लगे, ये असली वाला होता है एक्चुअल मास ग्राम में। तो वो लोग इस लैंग्वेज में बात करते हैं, यूनिफाइड मास में बात करते हैं, ठीक, अच्छी बात है। अब वो लोग 5U बोल देंगे कि भाई बी नाम का कोई एटम है और इसका मास है 5U, तो आप समझ जाना कि 1U जितना होता था उसका 5 गुना। और 1U कितना होता था, इसको सोचने के 2 तरीके हैं कि कार्बन 1U कितना होता था, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट, part of C12 और isotope. हाँ, एक कॉमन भाषा में यदि किसी को सोचना हो, क्योंकि भाई कोई तो ग्राम में ही सोचेगा ना भाई, कोई कॉमन मैन कैसे सोचेगा, ग्राम में सोचेगा। तो 1U में इतने ग्राम होते हैं, तो भाई 5U में कितने ग्राम होंगे, 5 इंटू दिस, है ना, सही है ना, बताइए, ठीक है ना। यस हाँ, तो यही है और क्या, ठीक, यही है और क्या। तो मतलब कहने का ये मतलब है, अगर उसने हमें यू में दिया हो कभी भी, तो हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको तरीका बता दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, भाई आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1U में इतने ग्राम तो 5U में 5 इंटू दिस। अब जैसे कि मान लो, देखो आंसर नहीं निकालना है, बस आप मुझे बताना कि हम करेंगे क्या। मान लो कॉपर का मास दिया है यूनिफाइड मास में, कॉपर एटम का मास, ठीक 63.5U। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, भाई एक कॉमन आदमी को नहीं समझ में आएगा, आपको तो समझ में आ रहा, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप ठीक है, आप समझ गए, आप पूरा आपने लगा लिया कि हाँ भाई ये कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से 63.5 टाइम्स हैवी है। एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा, तो उसको ग्राम में करने के लिए आप उसको कैसे कैलकुलेशन दिखाओगे, बताओ क्या करोगे इसको। 63.5 63.5 इंटू 1.7 इंटू यस 10⁻⁻24। यस इनटू, भाई आप बोलोगे Yes, sir. 1U में इतने ग्राम, तो 63.5 U में कितने ग्राम, तो ऐसे ही बताओगे ना उसको। 1.7 अब हाँ। into बच्चे 10 बोलेंगे कैलकुलेशन करके क्या आएगा, वो सब बात की बात है यार, उसको छोड़ो आप, ठीक।
जो भी आएगा वो सब बात की बात है, उसको छोड़ो, कोई आपसे पूछ नहीं रहा है, जस्ट मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक, तो बोल देना इतने ग्राम होते हैं, अब वो समझ जाएगा, उसको हिसाब लगता है ना। कॉमन आदमी को तो पता है, वो डेली सब्जी वब्जी लेने जाता है, उसको 1 किलोग्राम आलू पता है कितनी होती है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये भी पता है, तो 1 ग्राम का भी उसको अंदाजा है, तो इसका भी अंदाजा वो लगा ही लेगा। ठीक, उसको फील आ जाएगा बस, और कोई बात नहीं, अगर ग्राम में बता दोगे तो। ठीक, अब सुनो, अब एक जो एटम का सिंबल होता है वो कौन कौन सी बातें बताता है, बताओ। सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट का जो सिंबल होता है, जैसे कार्बन का सिंबल सी है, तो भाई वो कौन कौन सी बातें बताएगा, नेम ऑफ द एलिमेंट बताएगा। यस सर, देखो सी का मतलब कार्बन एलिमेंट की बात हो रही, वन एटम की बात करेगा। यस सर, लेकिन अब मैं आगे बात बताता हूं, मोल कॉन्सेप्ट में ये क्या बताएगा। कॉमन भाषा में, आम कॉमन भाषा तो नहीं, अगर हम नॉर्मल केमिस्ट्री ऐसे ही जनरल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तब तो अगर सी लिखा हुआ है तो वो एक एटम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर मोल कॉन्सेप्ट में आप बात कर रहे हो, तो मोल कॉन्सेप्ट में ये कितना मोल लिखा हुआ है, बोलो। 1 मोल। हाँ, इसका साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं, तो 1, तो ये 1 मोल, बोलो कार्बन के मॉलिक्यूल या एलिमेंट। सर एलिमेंट। 1 मोल ऑफ कार्बन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मैंने सही सवाल नहीं पूछा क्या। 1 मोल कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, बताइए क्या है। सर सर एटम। एटम। एटम है। एटम। 1 मोल कार्बन के क्या है, ये एटम्स हैं। और फिर मैंने आपको एक बात और याद दिलाई थी मोल कॉन्सेप्ट में, कि 1 मोल में 1 मोल को ही जो नंबर होता है इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक, तो Yes, sir. कितने होते हैं, 6.022 into 10 raised to power 23. 6.02 to 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आपके कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ठीक, और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, आगे चल के आप देखोगे। अब सुनो बच्चों, यदि आपको याद हो, भाई मैंने जो बातें बताई थी वही लिखा हुआ है, कार्बन का सिंबल लिखा हुआ है, मतलब इसका मास तुम्हें याद है, 12U लिखा हुआ है, तो एक एटम का मास है, लगा लो हिसाब। सुन लो भाई, अगर 12U लिखा हुआ है तो कितने एटम का मास है, एक। मास ऑफ, हाँ, 1 One एटम। कॉमन आदमी कोई नहीं सोच पाएगा, तो उसको तुम बोल देना कि देखो भाई ग्राम में करवा दे रहे हैं, लो 1.66 लगभग इतना ग्राम। ये सुनो, देख लो, अब सब Yes, कुछ sir. तुम्हारे सामने है। एक कार्बन एटम का मास इतना ग्राम, लेकिन पता है क्या, ध्यान से सुनो, अगर तुमने मोल कॉन्सेप्ट में बात करी तो यू को हटा के क्या लगा दोगे, ग्राम। क्या भाई आया, बोलो। Yes, यू sir. को हटा के क्या लगा दोगे, ग्राम। तो ग्राम। ये कितने का मास हो गया, 1 mole of carbon हाँ, atom. ये 1 मोल ऑफ कार्बन carbon. एटम्स का मास हो गया, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितने कितने कार्बन के एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास हो गया ये। और यदि आपको भरोसा नहीं, वैसे तो आपको नहीं करना है, पर आप सुन लीजिए ध्यान से, देखिए एक एटम का मास इतना ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, बोलो भाई। यस सर। एक एटम का मास इतना ग्राम आ रहा है। ठीक, तो इतने सारे एटम का मास कितना होगा पता है भाई, इस नंबर से उठा के इसको मल्टीप्लाई कर दो। Yes, sir. इतने सारे एटम का मास कैसे निकालोगे, इस नंबर को इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा पता है, 12 ग्राम के आसपास आएगा। कुछ Yes, समझ में sir. आया क्या बोला मैंने, समझ गए सर। एक कार्बन के एटम का मास ग्राम में तुम निकाल चुके हो, यहाँ पे निकालना नहीं है, मैं तुम्हें बस फील दे रहा हूं। एक कार्बन एटम का मास ये रहा इतना ग्राम में, तो इतने सारे कार्बन एटम का मास, इतने सारे कितने सारे, 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब 1 मोल कार्बन एटम का मास। Yes, sir.
तो 1 मोल कार्बन एटम का मास जब निकालोगे तो इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, करने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं, आएगा कितना 12 ग्राम। तो इस 12 ग्राम को ही 1 मोल का मास बोला जाता है, और 1 मोल का मास ही मोलर मास कहलाता है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, यदि आपको याद हो। तो यही क्या है इसका मोलर एटॉमिक मास। मोलर का मतलब 1 मोल का। चेक कर लो, आराम से डाइजेस्ट कर लो, जो चीजें लिखी हैं देख लो। सर जैसे 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से तो कैसे करेंगे? सर तो तो कैसे उसी से करेंगे? करना है, सिर्फ यही 1.66 मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आया था 12U, और ग्राम में कितना होगा 12 इंटू 1.6605 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। और यदि मोल कॉन्सेप्ट में चले जाओगे तो इन मोल कॉन्सेप्ट अगर कभी C लिखा हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी कि वो होता है मास ऑफ 1 मोल एटम्स। और 1 मोल एटम में कितने एटम 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर सॉरी 1 मोल में कितने एटम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यस सर। और ये आना चाहिए आंसर कितना मास ऑफ 1 मोल का 12 ग्राम, 12 ग्राम। क्योंकि U को हटा के ग्राम लगा दोगे बस आ भी जाएगा। देखिए एक एटम का मास इतना है, तो इतने सारे एटम का मास कितना हो जाएगा, ये एक एटम का मास है। हमें चाहिए 1 मोल का मास, यानी कि इतने सारे एटम का मास। तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कर दो मल्टीप्लाई। ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, है ना। यस सर। कितना हो जाएगा 10 की 10 पावर -1 -24 और 23 ऐड करोगे -1 आएगा। और क्या बचा 6.022, ठीक, और इंटू 1.6, अरे यार कर लो मल्टीप्लाई, है ना। कितना हो जाएगा 1.6605 इंटू 6.022, सॉल्व नहीं करना है, 9 पॉइंट कितना आ रहा है 99, ठीक, ओके। और इनटू में ये क्या बचा 12, सही है। 12 अब ध्यान से चेक करना, 9.99 को लगभग हम कितना लिख सकते हैं 9.9 10 10 10 ही तो है यार, ये 10 ही तो है, 9.99 10 ही तो होता है। मानते हो कि Yes, नहीं, sir. बताओ इस बात को। यस सर यस सर। तो इसकी जगह 10 लिखो, Yes, sir. इसकी जगह 10 और 10 की पावर 1 इंटू 12 इंटू 10 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 12। यस सर। और 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 -1 0, और 10 की पावर 0 कितना होता है 1। 1 सो 12 इंटू 1 12 और ग्राम में आ गया। लो क्या समस्या है बताओ, उतना ही तो आया, ठीक, यस सर। सही है। तो ये जस्ट आपको मैंने फील करने के लिए बता दिया था ऐसे ही। अब सुनो, तो देख लीजिए, अब आप यहाँ पर देख लीजिए एक सिंबल क्या क्या बता सकता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। वो एलिमेंट का नाम बताता है, वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में वो एक एटम को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। और उसके एटॉमिक मास जो भी U होता है, U को हटा के ग्राम लगा दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर एटॉमिक मास को। ये ठीक से नहीं लिखा इन्होंने, मोलर एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, यस सर। मोलर एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं बताओ, अब तुम ही लोग बता दो मैं क्या बताऊं।
एटम कैसे एग्जिस्ट करेंगे? या तो नेटिव फॉर्म में यानी कि फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में कौन कौन रहेगा? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। बाकी सारे कंबाइंड स्टेट में मॉलिक्यूल बनाएंगे। बताओ। ठीक, तो या तो नेटिव स्टेट में होंगे, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले ही, इन्होंने नहीं लिखा। अच्छा लिखा है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। या तो कैसे होंगे? फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, और तीसरा भी या तो फॉर्म ऑफ आयंस भी वो रहते हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिला दूं, और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया है कि भैया पार्टिकल 3 तरीके के पढ़ोगे तुम 9th क्लास में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो कुछ एटम एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। कुछ होते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। मॉलिक्यूल भी आपके 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, और दूसरा क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। याद आया कि नहीं आया? बताइए, याद आया कि नहीं आया? और Yes, तीसरा sir. हो गया, तीसरा हो गया कभी कभी एटम्स आपस में ग्रुपिंग करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ऐसा होता है। ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न केमिस्ट्री में। ठीक, ये देखिए कभी कभी तो एक सिंगल एटम ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या लूज कर देता है, जैसे कि क्लोराइड, जैसे कि सोडियम आयन, पूरा पीछे पड़ चुके हो, जैसे कि, और कभी कभी पॉली एटॉमिक मिल जाएंगे तुम्हें, CO3 2- आया। Yes. तो कार्बन और 3 ऑक्सीजन के एटम आपस में आए होंगे, पास पास बातचीत करी होगी कुछ, और बातचीत करने के बाद कहीं से 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी ले लिए होंगे इन लोगों ने। कार्बन और 3 ऑक्सीजन आके पहले बॉन्डिंग वॉन्डिंग करके बैठे होंगे, सेटिस्फाई बेचारे हो नहीं पा रहे होंगे, एनर्जी हाई हो गई होगी, लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए, कुछ अपने आप को सेटिस्फाई कराने के लिए बाहर से कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए, तो ये पॉली एटॉमिक आयन बन गया। Yes, sir. इसको देखो, NH4+ अमोनियम आयन बन गया। चेक कर लो, NH3 अमोनिया होता था और NH4+ क्या होगा? अमोनियम आयन होगा। इसमें एक नाइट्रोजन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम कहीं से आए होंगे, मिले जुले होंगे, आपस में बातचीत हुई होगी और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा पूरे सिस्टम ने। अब पता नहीं किसने किया होगा, वो सब बात की बात है। ठीक, वो सब हम 10th में थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, अभी नहीं। ठीक, यहां पे देखो जरा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा इस पूरे सिस्टम ने, तो 1+ आ गया, क्या दिक्कत है? ठीक, यही है बस। तो वही लिखा है उन्होंने कि भैया एटम जो है अपने नेटिव स्टेट में भी हो सकते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में। देखो फ्री स्टेट मतलब सिंगल एटम जैसा, या क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये देख लीजिए। ठीक, सब तो पढ़ चुके हो आप। ठीक, और ये सब बुक को पढ़ के आया भी जाता है ना, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, है ना, नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें पता चल जाएगा 1 साल के बाद, क्योंकि कुछ लोग किताब नहीं पढ़ते हैं ना। किताब पढ़ने के लिए होती है भाई, एक्सरसाइज लगाने के लिए होती है ना, उसको लगाया जाता है, पढ़ा जाता है, सवाल सॉल्व किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो ही गए हैं तो सवाल लगाइए, डाउट पूछिए, सब करना चाहिए। ठीक, बाकी मर्जी आपकी, क्योंकि काम तो सब लोग चला रहे हैं, तुम्हें काम थोड़ी ना चलाना है, तुम्हें सब कुछ ठीक से पढ़ना है ना, अच्छे से, और पढ़ के रिवीजन भी करना है। ठीक, देखो अब देखो बच्चों, इसमें मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बताओ, सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ के आना। ठीक, मॉलिक्यूल, अब बताओ बच्चों, आया कि नहीं वही टॉपिक मॉलिक्यूल? अच्छा, मॉलिक्यूल कैसे बनता है तुम्हें पता है? लो भाई देख लो, कह रहा मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। सही बात तो है, मॉलिक्यूल कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कभी किसी मॉलिक्यूल पे चार्ज देखा है तुमने? बताओ No, sir. आज तक। हाँ, किसी मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज दिखाया मैंने तुम्हें? चाहे आयोडीन का मॉलिक्यूल हो, चाहे क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो, चाहे Oxygen. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, चाहे किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल पे मैंने कोई चार्ज नहीं दिखा, और अगर चार्ज आ गया तो वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो पॉली एटॉमिक आयन है। ये CO3 2- ये पॉली एटॉमिक आयन है। आयन भी है, ऊपर से कौन सा है? पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली मतलब एक से ज्यादा एटम, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, ये पॉली एटॉमिक आयन है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। तो उसने बोला कि मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप है। सही बात तो है, कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, ना प्लस का ना माइनस का, ऑफ 2 और मोर एटम्स, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम Yes, sir. केमिकली बॉन्डेड रहेंगे। सही बात तो है। अब इसके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, कहीं कहीं मैंने आपको दिखाया, वाटर में दिखाया था, क्लोरीन में दिखाया था, हाइड्रोजन में दिखाया था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रोवेलेंट, और इलेक्ट्रोवेलेंट का दूसरा नाम क्या था? आयनिक बॉन्ड। ठीक, अब ये देखिए, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द, अरे भाई ठीक है यार, मान गए। इन्होंने देखो एक बार फिर से क्या बात लिख दी, देखो घुमा घुमा के वही बातें कह रहा, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। मतलब क्या, लो देख लो। मतलब अब एक क्लोरीन गैस का सिलेंडर लेके आए तो ये सब क्या है? क्लोरीन के मॉलिक्यूल ही तो हैं। मानते हो कि नहीं? बताओ, यही तो बता रहा है वो। एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो ये सब क्या है? पानी के मॉलिक्यूल ही तो हैं, कंपाउंड के। यही तो वो भी बता रहा है क्या, कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस कौन सा है? क्लोरीन। ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस कौन सा है? वाटर। ठीक, तो सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? बताइए, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल। बस, एटम थोड़ी ना होता है यार। होता होगा, एटम भी होता होगा, मेटेलिक फॉर्म में और नोबल गैस के फॉर्म में। मानते हो कि नहीं? बताओ। यस सर। तो मेटल्स को छोड़ दो अगर, Yes, sir. और नोबल गैसेस को यदि छोड़ के बात करो, बाकी सारे दुनिया में जितने भी मैटर आप देख रहे हो, जितने भी सब्सटेंस देख रहे हो, तो भैया उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं होता है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। क्लोरीन के गैस के सिलेंडर में जाके पूछोगे, हाँ भाई तुम किससे बने हुए हो, तो बोलेगा हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल है हम लोग। ये क्लोरीन के एटम नहीं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। और क्लोरीन के मॉलिक्यूल क्यों है वो आपको पता है। ये वाला क्लोरीन अनस्टेबल था, ये भी अनस्टेबल था, दोनों ने शेयरिंग करी इलेक्ट्रॉन की और क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना दिया, ऑक्टेट दोनों के कंप्लीट हो गए, अब दोनों साथ साथ रहते हैं। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल से ही क्या बना हुआ है? ये सिलेंडर भरा हुआ है। और सुनो, यस सर। जो आदत ये वाले क्लोरीन के मॉलिक्यूल की होगी वही आदत इसकी होगी। आदत का मतलब केमिकल रिएक्शन करना। मतलब तो सर, मतलब अगर हाइड्रोजन के साथ ये वाला क्लोरीन का मॉलिक्यूल रिएक्शन करके HCl गैस देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देगा, तो भाई ये भी वही करेगा, ये भी वही करेगा, ये भी वही। हर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल वही केमिकल रिएक्शन दिखाएगा जो सारे दिखा रहे हैं, सबके सेम। यही हालत यहां पर है। अब यहां कंपाउंड ले लिया तुमने एलिमेंट की जगह, पानी कंपाउंड है, आपको पता है, तो ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इनके होंगे वो एटम नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और हर एक मॉलिक्यूल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। मतलब जैसी केमिकल प्रॉपर्टी पानी का मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल दिखाएगा, वैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल दिखाएगा। जैसे कि पानी की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ मान लो, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं समझाने के लिए, कोई आपको रिएक्शन नहीं याद करनी, बस समझा रहा हूं। ठीक, तो जैसा जैसा रिएक्शन ये वाला मॉलिक्यूल कर रहा है वैसा ये, वैसा ये, वैसे। और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि पानी का जो मॉलिक्यूल है, अगर मान लो वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, और तुम्हें दे रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सब रिएक्शन दिल पे मत ले लेना, याद मत, मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ अरे रिएक्शन आ गई अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं बस, मैं तो बता रहा हूं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है अगर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देने की कैपेबिलिटी रखता है, तो भाई चाहे ये मॉलिक्यूल ले लो, चाहे ये सब के सब वैसे ही करेंगे, सब के सब वही रिएक्शन दिखाएंगे। अब बताओ क्या यही लिखा है डेफिनेशन में? पढ़ लो क्या कह रहा है। कह रहा है मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड, विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। अब सुनना ध्यान से, अगर आ गया तो क्वेश्चन सुनिए एग्जाम का। बताइए, एटम्स फ्री स्टेट में रहते हैं या मॉलिक्यूल्स? पूछ लिया उसने एग्जाम में। एटम। एटम फ्री स्टेट में रहते हैं या मॉलिक्यूल्स? बताइए। Molecules. यस, मॉलिक्यूल्स। एटम फ्री स्टेट में बस रह सकते हैं नोबल गैसेस के, बाकी दुनिया का कोई भी एटम है नहीं जो फ्री स्टेट में रहे। वो केमिकली बॉन्डेड होगा किसी दूसरे एटम के साथ। क्यों? अपना ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये सुनो, बताइए। यस सर। अब आपने देखा ये केमिस्ट्री क्लास चल रही है, ठीक है, यही मैं पेरेंट्स को, गार्जियंस को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे मेरी क्लास चलती है। पर जब कॉल आता है तो वो समझने को तैयार ही नहीं रहते। वो पूछते कितने दिन कौन सी क्लास चलेगी? भाई सब चलेगी,
अब इसको हम कहाँ छोड़ दें बीच में? अगर हम छोड़ देंगे तो कमांड ही नहीं ले पाओगे ना कभी सब्जेक्ट में। और ये बात आपको आज नहीं पता चलेगी, ये बात तब पता चलेगी जब कोई केमिकल इंजीनियरिंग कभी करेगा, तो मेरी यही क्लास से याद ना आ जाए तो मैं बात की बात बता रहा हूँ। ये भाई बहुत कुछ तुम्हें बता दिया, अब तुम कभी परेशान ही नहीं होगे पूरी जिंदगी में। जिसने ध्यान से पढ़ा है, ऊपर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपने इसी एज में लगा लिया, इसी उम्र में लगा लिया, ठीक है, तो आप चाहे मेडिकल का एग्जाम निकालो, चाहे जो, भाई बेसिक क्लियर हो गए तुम्हारे। ठीक है, बच्चे यहीं पे तो नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ा गैप यहीं पे तो आता है केमिस्ट्री में। अब यही नहीं तुम पढ़ के जाओगे तो घूमते रहो जिंदगी भर, तुम्हें ये क्लास ही कहीं नहीं मिलेगी ना। नहीं समझे तुम मेरी बात को? भाई तुम 10th में चले गए, नहीं मिलेगी ये क्लास। 9th में ही पढ़ के जाना था ठीक से। अब गलती से 9th भी नहीं पढ़ा, 10th भी नहीं पढ़ा, और तुम जेई और मेडिकल की केमिस्ट्री उठा रहे हो, तो भाई कहां से आएगी? बाउंस करेगा, तुमने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा और तुम फॉर्मूला याद किए जा रहे हो, फील है ही नहीं तुम्हें, तो नहीं बनेगा ना। यही है बस, यही होता है, यहीं पे पकड़ना है केमिस्ट्री को क्लास 9th में, बस। अब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में। अब देखो, बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मेरे साथ हुआ क्या है केमिस्ट्री में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, है ना, क्लास 10th में भी ऐसा ही है, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे चल क्या रहा है। अब भाई ये बताओ, उनकी हम इतनी क्लासेस कहाँ से लगा दें? उनकी पहले हम 40 घंटे की क्लास लगाएं, तब हम उनको 10th का पढ़ाएं, तो जो जो पॉसिबल होता है साइड में कहीं मैं बता देता हूँ। अब ऐसे थोड़ी ना लगेगी प्रॉपर क्लास कि तुम्हें सब कुछ बता दें, तुम सब कुछ पहचान जाओ। अब जैसे ही अचानक से मोल कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ वहां तुरंत, भाई किसी रिएक्शन में मैं मोल कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, फटाक से सवाल कर दूंगा, तो फिर तुरंत चिल्लाने लगता है क्लास में कि क्या हो गया, क्या हो गया है, तो मेरी तो जान चली गई, है ना। यहाँ पे पढ़ के जाना था ना। नहीं, सही बता रहा हूँ। अब वो कंफ्यूज है कि मेरा एग्जाम में क्या होगा, मेरा बोर्ड में क्या होगा, अब तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि एक रटता है तो दूसरा वाला भूल जाता है, दूसरा रटेगा तीसरा, कुछ आता ही नहीं है उसको बेसिक। तो बेसिक बना के जाओ, पूरा केमिस्ट्री फुल मार्क्स आते हैं मेरे बच्चों के, जिसने 9th और 10th में किया है, पूरा फुल आएगा, क्या दिक्कत है बोर्ड एग्जामिनेशन में? यहाँ पे क्लियर होगा ना सब, क्या दिक्कत है? इधर देखो जरा, कह रहा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक, अब तो तुम्हें पता ही है भाई क्या होगा। दो एटम आपस में क्या करेंगे, केमिकली बॉन्डेड होंगे। दो एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होंगे, बस Yes, बन sir. गया मॉलिक्यूल। अब देख लो मॉलिक्यूल कौन कौन से, सब मैंने पढ़ाए हैं तुम्हें। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल S2, ठीक, और यदि तुम Yes. चाहो तो मैं तुम्हें बॉन्डिंग करके भी दिखा सकता हूँ। ये जिसका तो जिसका सेम तुम्हारे, एलिमेंट, ये तो सेम एलिमेंट के एटम्स मिलके फिर मॉलिक्यूल ऑफ Same एलिमेंट बनाएंगे। हाँ, और जल्दी से थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी कर लीजिए यदि आपको करना हो। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1। ये बोलेगा भाई तुम मेरे पास आ जाओ, ये बोलेगा क्यों, तो बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करा देना। और ये इससे दोनों डॉट को जोड़ दोगे, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। शेयरिंग है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्डिंग ना दिखा के इसको ऐसे लिख देते हैं बस। उसके बाद जो जो बता सकते हैं आपके सिलेबस में है वो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो होता तो दुनिया में बहुत कुछ है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 5। 5, 2 γ 5 होता है, ठीक। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन, ये वाले के 1 2 3 बनाओ यहाँ, और 4, और ये रहा 5। एक और नाइट्रोजन का एटम पकड़ लो, इसके 3 बनाओ इसके सामने, एक बनाओ ऊपर और एक बनाओ नीचे। अब इसके देखो कितने, 5, और सामने से रिक्वेस्ट करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इसके हैं 5 और ये सामने से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और बॉन्ड बनाएगा N। इन दोनों को जोड़ दो, एक बॉन्ड, इन दोनों को जोड़ दो, एक और बॉन्ड, और इन दोनों को जोड़ दो, एक और बॉन्ड। और ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है दूसरे वाले नाइट्रोजन के साथ, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 3 कोवेलेंट। इसी को ऐसे लिखा जाता है केमिस्ट्री में, चेक कर लो। फिर समझाना 3 बॉन्ड वाला। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इन दोनों को डॉट को जोड़ोगे तो एक बॉन्ड यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बस कुछ नहीं, वो बताने की ऐसी कोशिश कर रहा है कि भैया ठीक है, कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग हो रही, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, और क्या, उसमें कोई वो थोड़ी ना है ना। बाकी 10th क्लास में बहुत डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अभी तो बस इसलिए बताया ताकि पता चल जाए कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है। Yes, sir. और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल समझ गए होगे, एक ऑक्सीजन ये आएगा, एक ये। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? 2,6 मतलब। अच्छा, जिस बच्चे को 100% चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, पहली बात तो आनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं भी आ रही तो चलेगा भाई, चलेगा, अगले अगले साल भी पढ़ोगे। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि अभी पूरा है ना आराम से। हाँ, तुमसे तुम्हारे सवाल बन रहे हैं कि नहीं, है ना। जैसे मॉलिक्यूलर मास ही नहीं निकाल पा रहे हो तुम, तो ये गलत बात है। फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, वो सब सवाल निकल आता है। ये सब धीरे धीरे आता है, ये सब धीरे धीरे आता है, है ना। कोई पता लगा कोई ऐसा तो नहीं बच्चा ना कि भैया यहाँ से क्लास ली, कंफ्यूज हो गया, घर में जाकर रोने लगे, पता नहीं क्या बॉन्डिंग वॉन्डिंग बता रहे थे, पर
ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी आएगा, टाइम लगता है, अगले साल तक देखना तुम भी हो जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मैंने गलती से बोल दिया तो वो क्या होता है, उसके पीछे तुम रिसर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जो काम की चीज है उस पर आप फोकस, यानी कि सवाल बनना चाहिए, बाकी आपको फील कराने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बात समझो। तो इस तरीके से क्लास चल रही है। देखो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और ये हो गए 2 6, और इसके 2 ऊपर 2 नीचे और 2 ऐसे। तो ये वाला इससे रिक्वेस्ट करेगा क्योंकि इसके पास 6 हैं और सामने से इसमें 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक, और इसके 6 हैं, ये सामने से 2 शेयर करेगा, इन दोनों डॉट 2 को जोड़ कोवलेंट दो बॉन्ड। एक बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड बने। और इसी चीज को केमिस्ट्री में ऐसे लिखा जाता है। O2 तो ये सब, हाँ ये सब किसके मॉलिक्यूल हैं बताइए? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। अब ये सब देख लीजिएगा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक ठीक है। और भी थोड़ा पढ़ के आ जाना इस पैराग्राफ को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें हमें यहाँ दी हुई हैं, शायद पता नहीं, देख लेना। ओजोन का मॉलिक्यूल भी दिखाया भाई इसने। चलो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जाइए।